बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम वास्कुलर पैथोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वास्कुलर पैथोलॉजी के अंदर आपने वैस्कुलाइटिस पढ़ना है, इसके अलावा आपने हाइपरटेंशन वाले डिजीज़ पढ़ने हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस भी आ जाएगा और लास्ट में डाइसेक्शन डिसऑर्डर ट्यूमर्स आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं वैस्कुलाइटिस से। वैस्कुलाइटिस को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वाल। अब वेसल वाल में कौन-कौन सी लेयर्स होती है? सबसे पहले ट्यूनिका इंटीमा जिसमें एंडोथेलियम होता है, ट्यूनिका मीडिया जिसमें स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसकी जो टियोलॉजी होती है मोस्टली अननोन होती है, मोस्टली जो केसेस होते हैं वो इन्फेक्शियस नहीं होते बल्कि इसकी टियोलॉजी इम्यून होती है मेनली मोस्टली। क्लिनिकल फीचर के अंदर बात करें तो नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम इन्फ्लेमेशन के लाइक फीवर है, फटीग है, वेट लॉस है, माइल्जिया देखने को मिल सकता है और आपको ऑर्गन इस्कीमिया के सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं। अब ऑर्गन का इस्कीमिया क्यों हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से? ल्यूमेन की नैरोइंग होगी एडिमा की वजह से या फिर थ्रोम्बोसिस हो गई है, ठीक हो गया? नैरोइंग या थ्रोम्बोसिस। अब इसको मज़ीद हम 3 में डिवाइड करते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। लार्ज के अंदर अयोर्टा को इन्वॉल्व करेगा और उसकी ब्रांचेस को, मीडियम वाला मस्कुलर आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा जो कि ऑर्गन को सप्लाई करती है और जो स्मॉल वेसल ये आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल को अफेक्ट करती है। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस के अंदर जायंट सेल आर्टेराइटिस और टाकायासु आ जाएगा। मीडियम वाला ये किसको इन्वॉल्व करता है? ओके, मीडियम वाला इन्वॉल्व करता है यानी मीडियम वाला इन्वॉल्व करता है मस्कुलर आर्टरीज को। अब इसके अंदर पॉलीआर्थराइटिस नोडुलस आ जाएगा, कावासाकी डिजीज और बर्गर डिजीज आ जाएगा। स्मॉल के अंदर वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, चुर्क-स्ट्रास सिंड्रोम और हिनोट शैनलिन पुरपुरा। पहले स्टार्ट करते हैं जायंट सेल आर्टराइटिस। तो इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जायंट सेल आर्टराइटिस या टेम्पोरल आर्टराइटिस। व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पोरल आर्टराइटिस? क्योंकि यहाँ पे जो बायोप्सी लेते हैं वो टेम्पोरल आर्टरी से लेते हैं। तो ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होता है जो कि कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को अफेक्ट करता है। कैरोटिड आर्टरी को रट्टा मार देना अडल्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ओल्डर अडल्ट के अंदर 50 से ऊपर। लेकिन अगर 50 से नीचे हो तब ये होता है हमारा टाकायासु होता है। टाकायासु में भी ग्रैनुलोमेटस है लेकिन टाकायासु इन्वॉल्व करता है एयोर्टिक आर्च को जहाँ पे उसकी ब्रांचेस होती है, लेकिन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को अफेक्ट करने वाला टेम्पोरल होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ओके, तो जो ये वाला होता है टेम्पोरल वाला, इसमें हेडेक होगा क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, जा क्लॉडिकेशन हो सकती है। इसके अलावा एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। पोलीमाइल्जिया का मतलब आपको बहुत सारे मसल्स के अंदर पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट्स में पेन देखने को मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्पटम आपको देखने को मिलेंगे और ईएसआर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन है। बायोप्सी करोगे तो बायोप्सी के अंदर आपको वेसल इन्फ्लेम देखने को मिलेगी। नंबर 2 आपको जायंट सेल देखने को मिलेंगे। नंबर 3 आपको इंटीमा की फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। जो लीजन होती है वो सेगमेंटल होती है, सेगमेंट को इन्वॉल्व करती है। डायग्नोसिस के अंदर आप बायोप्सी लेते हैं और नेगेटिव बायोप्सी का मतलब ये नहीं होता कि डिजीज नहीं है। ट्रीटमेंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ओके, टाकायासु के अंदर अडल्ट में होगा, 50 से कम वाले में होगा, खासतौर पर यंग एशियन फीमेल्स के अंदर होगा। विजुअल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें अपर लिम्ब के अंदर पल्स रिलेटिवली कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पल्सलेस डिजीज और इसका ट्रीटमेंट भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ऊपर था ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, अब आ रही है नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। ऐसा नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस जो कि बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीआर्टेराइटिस, बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा लेकिन लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक हो गया? तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? इसमें क्लिनिकल फीचर ये आती है कि अगर रीनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गया तो हाइपरटेंशन हो सकता है। मेसेंट्रिक आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है तो एब्डोमिनल पेन, मलीना वगैरह हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और स्किन लीजन होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एसोसिएशन है HBsAg, हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, अब इसकी जो लीजेंस होती है वो 2 टाइप की होती है, अर्ली और लेट। अर्ली लीजेंस में क्या देखने को मिलता है? आपको ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और फिब्रिनाइल नेक्रोसिस देखने को मिलता है वेसल्स के अंदर, जबकि लेट के अंदर आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस देखने को मिलती है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के मोती वगैरह। ट्रीटमेंट इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फामाइड है। नेक्स्ट है कावासाकी। कावासाकी हमेशा 4 साल से कम वाले बच्चों में देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम देखने को मिलती है लेकिन कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। कोरोनरी आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से AT हो जाएगा, ए से एन्युरिज्म और T से थ्रोम्बोसिस। ओके, और जब एनेरिज्म होगा तो रप्चर हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस होगा तो MI हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट में एस्पिरिन और इंट्रा वीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बर्जर डिजीज। अब बर्जर डिजीज वाला स्मोकिंग की वजह से होता है। ये भी नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है लेकिन ये डिजिट्स को इन्वॉल्व करता है। ऊपर वाला फीवर करवाता था, कंजक्टिवाइटिस करवाता था, इतने सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता था, लेकिन कोरोनरी आर्टरी को आपने नहीं रट्टा मार लेना, लेकिन ये डिजिट्स को इन्वॉल्व करता है। तो इसमें डिजिट्स की अल्सरेशन होगी, फिर उसके बाद गैंग्रीन हो जाएगी और खुद ब खुद एम्पुटेशन हो जाएगी और एक फिनोमिना होगा रेनॉल्ड फिनोमिना जिसमें आपको रेडनेस, ब्लूइशनेस वगैरह ये देखने को मिलता है। इसके बाद स्मॉल वेसल है। स्मॉल वेसल के अंदर वेजनर है, वेजनर के अंदर C का लेवल ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक और चुरुक स्ट्रॉस के अंदर आपको P का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इनकी डेफिनेशन के अंदर भी नेक्रोटाइजिंग है, ठीक है? नेक्रोटाइजिंग को रट्टा मार लेना।
जिस तरह आपने पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा और बर्जर डिजीज के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ पर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, यानी वेजिनल ग्रैनुलोमेटस के अंदर क्या होगा, नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस वास्कुलाइटिस है, ये नेसोफेरेंस को इन्वॉल्व करेगा, यानी आपने ईएनटी में पढ़ना है, लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, इसमें आपने पढ़ना है किडनी को भी इन्वॉल्व करेगा। तो ओके, तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, ओके, तो नेसोफेरेंस के अंदर साइनोसाइटिस हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, लंग्स के अंदर हिमोप्टेसिस, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, किडनी के अंदर हीमाचूरिया और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। सीरम सीएन का लेवल ज़्यादा होगा। बायोप्सी के अंदर आपको नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगी, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस के साथ। ट्रीटमेंट इसका 1 सेकंड साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टीरॉइड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर लंग्स और किडनी को इन्वॉल्व करेंगे, नेसोफेरेंस को इन्वॉल्व नहीं करते, यानी नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट और ग्रैनुलोमा को निकाल दो तो ये बन जाएगा माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, और इसमें पीएन का लेवल ज़्यादा होता है। चुर्क स्ट्रॉस के अंदर क्या होता है, चुर्क स्ट्रॉस में ग्रैनुलोमा होगा और एक चीज़ ऐड हो जाएगी, इओसिनोफिल्स, ओके, और इसमें आपको एस्थमा और इओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। निमोनिक है एज, ए फॉर एस्थमा, ओके, जी फॉर ग्रैनुलोमा, ई फॉर इओसिनोफिलिया, और इसमें पीएन का लेवल ज़्यादा होता है। इनोशेलिन पुरपुरा के अंदर आईजी एंटीबॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, यानी आईजी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है, उसकी वजह से वास्कुलाइटिस होता है, बच्चों में होता है। और यहाँ पे परपरा होगा, किसके ऊपर, बटक्स के ऊपर और लेग्स के ऊपर। जीआईटी की ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल की ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हिमैचूरिया कह सकते हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के अंदर 140 से लेकर 90 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। एक होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी। अब हाइपरटेंशन को खासतौर पर जो सिस्टेमिक वाली है, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। तो जो प्राइमरी है, इसकी इटियोलॉजी नहीं पता होता, लेकिन रिस्क फैक्टर आपने देखने हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर वही है जो आपने एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर पढ़नी है, कि एज हो सकती है, रेस हो सकता है कि अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा है, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई साल्ट डाइट। सेकेंडरी वाला किसी इटियोलॉजी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी क्या होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की भी क्या कॉजेज है, एथेरोस्क्लेरोसिस मेल्स के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अब फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया के अंदर आपको फाइब्रोमस्कुलर यानी फाइब्रस लेयर की आपको देखने को मिल सकती है, फाइब्रोसिस देखने को मिल सकता है, मस्कुलर लेयर का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये डिफेक्ट होता है जिसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग इरेगुलर थिकनिंग होती है लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी की, खासतौर पर रीनल आर्टरी की, और फीमेल में ज़्यादा होता है। एफ फॉर फाइब्रोमस्कुलर, एफ फॉर फीमेल। अभी पूरा मैकेनिज्म लिखा, बस को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है एक और क्लासिफिकेशन, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। तो बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन के अंदर माइल्ड या मॉडरेट एलिवेशन है, मैलिग्नेंट के अंदर सीवियर एलिवेशन होती है, 180 से लेकर या 200 से भी ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, लेकिन रेयरली मैलिग्नेंट वाला होता है। जो बिनाइन वाला क्लिनिकली साइलेंट होता है, लेकिन मैलिग्नेंट वाला क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज होगा, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेपिलियोडीमा हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, नेक्स्ट है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है, हार्ट आर्टरीज होती है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल वाल। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब इसके अंदर सिंपल आर्टरियोस्क्लेरोसिस आ जाएगा। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है, नर्विंग ऑफ स्मॉल आर्टरियोल्स, के आर्टरियोल्स की नर्विंग हो जाती है। ओके, और उसको हम मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, हाइलीन और हाइपरप्लास्टिक। तो जो हाइपरप्लास्टिक है, वहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी जिसको बोलेंगे हम ओनियन। ओके, ऑनियन स्किन अपीयरेंस, आपने इसको नहीं भूलना। ऑनियन स्किन अपीयरेंस आपको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑनियन स्किन अपीयरेंस आपने ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह के अंदर भी पढ़नी है। तो जो हाइलिन आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, इसकी जो मेन एटियोलॉजी है वो प्रोटीन की लीकेज है, यानी प्रोटीन वेसल की वाल में लीक कर जाएगी, जिसकी वजह से वेस्कुलर थिकनिंग हो जाएगी, और इस वेस्कुलर थिकनिंग की वजह से नर्विंग हो जाएगी आर्टरीज की। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें थिकनिंग होती है, ठीक है, वेसल वाल की, लेकिन ये हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया होता है, लेकिन इस केस में प्रोटीन की लीकेज की वजह से होता है, और जो प्रोटीन होती है वो पिंक हाइलिन बनाना शुरू कर देगी। अब आर्टरियोस्क्लेरोसिस का हाइलिन का सबसे बड़ी वजह होती है बिनाइन हाइपरटेंशन, जबकि हाइपरप्लास्टिक वाली मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, बिनाइन वाली डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है। इसमें 1 सेकंड वेसल का कैलिबर कम हो जाएगा, एंड ऑर्गन इस्कीमिया होगा, और किडनी के अंदर ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करवा देगा। ओके, जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर करवा देगा। जबकि ये वाला क्या करेगा, ये वाला एक्यूट रीनल फेलियर करवा देगा, जिसमें फ्ली बीटन अपीयरेंस देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में इंटिमल प्लाक, यानी द फॉर्मेशन ऑफ इंटिमल प्लाक विच ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो। तो इसमें दो चीज़ें होती है, नंबर 1 कोर और नंबर 2 फाइब्रोमस्कुलर कैप। तो जो कोर होता है नेक्रोटिक होता है, लिपिड होता है, यानी नेक्रोसिस और लिपिड वाला कोर होगा, वो फाइब्रोमस्कुलर कैप होगी, जिसकी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी को अफेक्ट करता है, खासतौर पर एब्डोमिनल अयोर्टा को,
कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। इसका निमोनिक है आई कैप, तो आई से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रट्टा मार सकते हो। कोरोनरी आर्टरी, एब्डोमिनल एओर्टा, पोप्लिटेल आर्टरी। अब इसके रिस्क फैक्टर को 2 में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं, एज है, ओके, जेंडर है कि मेल्स में ज़्यादा होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल में भी ज़्यादा होता है, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। मॉडिफाइबल के अंदर हाइपरटेंशन आ जाता है, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया आ जाएगा, स्मोकिंग है और डायबिटीज़ है। इसकी पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, स्मोकिंग या हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया की वजह से एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से लिपिड इंटीमा में ब्रेक कर देगा, इंटीमा में लीक करना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 स्टेप ये है। फिर उस लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होगी और फिर वहाँ पर मैक्रोफेजेस को कंज्यूम कर लेंगे वाया स्कैवेंजर रिसेप्टर और फॉर्म सेल्स बन जाएंगे। फिर इन्फ्लेमेशन होती है और हीलिंग होती है, और इन्फ्लेमेशन और हीलिंग की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन होगी और प्रोलिफरेशन होती है स्मूथ मसल की, और फाइनली एक प्लाक बनना शुरू हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने 2 चीज़ें पढ़नी है, फैटी स्ट्रीक और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है वो एक रेज़्ड लिगेंड है, जबकि फैटी स्ट्रीक फ्लैट लिगेंड होती है इंटीमा की। इसके अंदर आपको सिर्फ लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो स्टेनोसिस हो सकती है मीडियम साइज़ आर्टरी की, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया की वजह से अगर लोअर लिम्ब के अंदर हो सकता है, एंजाइना में हो सकता है, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, इस्कीमिक बाउल डिजीज़ हो सकता है, खासतौर पर मेसेंट्रिक आर्टरी के अंदर। नंबर 2 प्लाक रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस की वजह से एमआई स्ट्रोक हो सकता है। प्लाक का रप्चर हो तो फिर एम्बोलाइज़ेशन हो सकती है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलाई होगा। एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलाई के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलती है, या फिर वेसल वॉल की वीकनिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें एनेुरिज्म आ जाएगा। ओके, तो स्टेनोसिस इस्कीमिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलाइज़ेशन है, एनेुरिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है मोनकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक। तो इसके अंदर जो मीडिया होता है मस्कुलर साइज आर्टरी का या मीडियम साइज आर्टरी का, उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अयोर्टिक डाइसेक्शन। तो अयोर्टिक डाइसेक्शन के अंदर इंटीमा का टियर होगा, जिसकी वजह से ब्लड डाइसेक्ट करना शुरू हो जाएगा थ्रू द मीडिया, यानी जो ब्लड है इंटीमा की टूटने से मीडिया के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होता है। अगर पहले से कोई वीकनेस है मीडिया की, तो उस प्रोक्सिमल 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन काज हाइपरटेंशन होती है। इसके अलावा कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, लाइक मार्फन सिंड्रोम, एhlers-Danlos सिंड्रोम। अब हाइपरटेंशन की वजह से हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, जिसकी वजह से हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वासाविज़ोरम की वजह से, जिसकी वजह से फ्लो कम होगा, फाइनली मीडिया की एट्रोफी हो जाएगी। जबकि मार्फन और एhlers-Danlos सिंड्रोम की वजह से कनेक्टिव टिश्यू का वीकनेस हो जाती है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। इसके अंदर शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होगा, जो कि बैक की तरफ रेडिएट करेगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या, अगर फट गया तो ये पेरिकार्डियल टेम्पोनेट कर देगा। हेमरेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ब्रांचिंग आर्टरी की, खासतौर पर कैरोटिड या रीनल की, फाइनली इस्कीमिया होगा। थोरेसिक एन्युरिज्म और एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म। एन्युरिज्म की डेफिनेशन है बैलून लाइक डायलेटेशन ऑफ एयोर्टा। ओके, तो अब इसके टियोलॉजी को देख लेते हैं। अब ये वाला मेनली वीकनेस इन द एयोर्टिक वाल्व की वजह से होता है, जबकि ये वाला मेनली किससे होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक हो गया, तो ये पढ़ लेते हैं। अब ये वाला टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता है। ओके, अब टर्शियरी सिफिलिस के अंदर होता है ये कि एंडराइटिस होता है, किसका, वासाविज़ोरम का, जिसकी वजह से लुमिनल नर्विंग होती है, फ्लो कम होगा, और फ्लो कम होगा तो फिर एट्रोफी हो जाती है, और आपको ट्री बार्क अपीयरेंस देखने को मिलती है एयोर्टा की। मेजर कॉम्प्लिकेशन के अंदर अयोर्टिक वाल्व की डायलिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन हो जाएगी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंप्रेशन हो सकती है, मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर की, या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ना है। अब एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जबकि वो वीकनेस की वजह से होता है, स्मोकर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो असल में करती क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से डिफ्यूजन बैरियर ज़्यादा हो जाएगा, फाइनली आपने ब्लड फ्लो कम करा के इस्कीमिया करवा के ट्रॉफी करवा देनी है। अब इसके अंदर पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास है, जो कि टाइम से ग्रो करता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन हो तो रप्चर होगा, और उसका जो रप्चर है उसमें 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 हाइपोटेंशन, नंबर 2 पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, नंबर 3 फ्लैंक पेन। इन 3 चीज़ों को आपने रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया, इसका निमोनिक है एचपीएफ, हाई पावर फील्ड। नेक्स्ट है वेस्कुलर ट्यूमर। वेस्कुलर ट्यूमर में बिनाइन ट्यूमर को बोलते हैं हेमेंजियोमा, जो कि मेनली चाइल्डहुड में होता है, स्किन लिवर को इन्वॉल्व करता है। एंजियोसार्कोमा में मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एंडोथेलियल सेल का होता है, एग्रेसिव होता है, बीएलएस को इन्वॉल्व करता है। जो लिवर का एंजियोसार्कोमा है वो एटीपी की वजह से होता है, आर्सेनिक, थोरोप्लास्ट और पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैपोसिस सार्कोमा में लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है, ह्यूमन herpes वायरस 8 की वजह से होता है, इसमें पैच, प्लैक, नोड्यूल्स देखने को मिलती है। अब इसकी मज़ीद 3 टाइप होती है, एक होता है ईस्टर्न यूरोपियन मेल के अंदर, जो कि स्किन के अंदर होता है, एक एड्स में होता है, और तीसरा ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर होता है।